2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव अब नजदीक आते जा रहे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां सियासी रणनीति जमीन पर उतारने का काम कर रही हैं। बीजेपी ने लखनऊ में एक बैठक कर चुनावी मैदान में जाने का नया यात्रा प्लान तैयार किया है। इस बैठक में फैसला लिया गया कि कैसे जनता के बीच जाना है, जनता को क्या बताना है, कौन सी योजनाओं का प्रचार करना है, विपक्ष को कैसे घेरना है। इस पर बीजेपी ने नया एक्शन प्लान तैयार किया है। यूपी में होने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी कमर कसने की कोशिश कर रही है ताकि बीजेपी की यूपी की सत्ता में वापसी दोबारा से हो सके। इसके लिए बीजेपी ने जमीन पर उतरने के लिए अलग अलग बैठक कर रणनीति तैयार की ताकि लोगों तक सियासी संदेश के साथ सरकार की योजनाओं को पहुंचाया जा सके। यूपी की 403 विधानसभा सीटों को कवर करने के लिए बीजेपी ने 6 यात्राएं निकालने का फैसला लिया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार ये पिछले 7.5 वर्ष की उपलब्धि केंद्र सरकार की और 5 वर्ष की उपलब्धि प्रदेश सरकार, इन उपलब्धियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पूर्व एक यात्रा निकाली गई। वैसे विकास पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। योगी सरकार के साथ केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को दी गई है। लोगों के घर घर तक पहुंचने के लिए बीजेपी लगातार बैठक कर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रही है ताकि अपने नेताओं के साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लोगों तक ले जाया जा सके। किस जिले में कौन से कार्यक्रम संपादित हों, जहां हम लोग इनका निर्णय करते हैं, वहीं विभिन्न जगहों पर प्रदेश में 6 अलग अलग जगहों पर यात्राएं निकलनी हैं और यात्राओं में सारे हमारे वरिष्ठ नेता जो प्रदेश के हैं और तमाम और नेतागण वो नेतृत्व करेंगे सभी जगहों पर। और अभी आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने यही तय किया है कि यहाँ की जो यात्राएं हैं 6 जगह की यात्राएं निकलेंगी और सरकार ने जिस प्रकार से काम किए हैं उनको जन जन तक पहुँचाने का अभियान लगा है। हमारे सभी नेताओं के अलग अलग दौरे लगे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े नेताओं के साथ मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, बल्कि संगठन से जुड़े नेताओं की भूमिका को भी तय करने का काम किया गया है। प्रदेश के अलग अलग रीजन में जाने के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं का एक संगम बनाया गया है, जिसकी मदद से ऊपर से लेकर नीचे तक संदेश पहुँचाने का काम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। चुनाव से पहले लोगों तक पहुंचने के लिए बीजेपी ने पूरा एक मैकेनिज्म तैयार किया है, उसे बनाया है, जिसको जमीन पर उतारने के लिए 7 दिसंबर से अभियान चलाने की तैयारी है। इन यात्राओं की मदद से 6 मंडल की 403 सीटों को कवर किया जाएगा, जिसमें अवध, काशी, गोरखपुर, ब्रज, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्र पर बीजेपी नेताओं का फोकस होगा। इन जगहों पर बीजेपी अपनी नीतियों के साथ लोगों के बीच जाएगी। बीजेपी की इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा इस बैठक में शामिल रहे। साथ ही यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में शामिल रहे। इसके अलावा महामंत्री सुनील बंसल ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए। रणनीति में चर्चा करने वालों में इनके नाम भी शामिल हैं और सीएम योगी भी इस बैठक में मुख्य तौर पर शामिल थे और बात की गई किस तरीके से 2022 चुनाव जीतने की रणनीति को अमली जामा पहनाया जाए। तो इन नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतारा जाएगा, जिनकी मदद से सरकार अपनी योजनाओं को जमीन पर लोगों के बीच ले जाएगी और अपने पक्ष में समर्थन हासिल करने की कोशिश करेगी। अब बात करते हैं 2017 में क्या हुआ था। 2017 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 312 सीटों पर और सहयोगी दलों को 13 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस आंकड़े के साथ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की बीजेपी ने सरकार बनाई थी। अब इस बार बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनावी मैदान में उतर रही है, क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ ही होंगे। वैसे पिछली बार बीजेपी ने कोई चेहरा अनाउंस नहीं किया था, लेकिन इस बार बीजेपी योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ ही चुनाव लड़ेगी।
तो बीजेपी एक तरफ जहां जमीन पर उतरने के लिए प्रचार प्रसार के साथ जनता तक मुद्दों को ले जाने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने कुनबे को और मजबूत करने में जुटी हुई है। बीजेपी के लखनऊ दफ्तर में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की मौजूदगी में अलग अलग दलों से आए नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। मायावती के करीबी और सहारनपुर से बीएसपी के पूर्व विधायक जगपाल सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। जगपाल सिंह 3 बार विधायक रह चुके हैं और मायावती के चुनाव प्रभारी भी थे। बलिया के बेलथरा से बीएसपी उम्मीदवार रहे छटू राम और बलिया नगर पालिका के चेयरमैन अजय कुमार भी बीजेपी में शामिल हो गए। देश और प्रदेश के समग्र विकास के लिए संकल्प है। जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, इन सबसे ऊपर उनके विकासवाद की अवधारणा पे आज वो तेजी से आगे बढ़ रही है। विपक्ष मुद्दा विहीन है और विकास बीजेपी का मुद्दा है। और अब बात करते हैं बीएसपी अध्यक्ष मायावती की तैयारियों की। तो इस बीच मायावती चुनाव को देखते हुए सक्रिय होती नजर आ रही हैं ताकि सत्ता में एक बार फिर से आने का मौका मिल सके। इस बार मायावती ने ऐलान किया है कि अगर वो सत्ता में आई तो जाट और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों को सत्ता में मौका दिया जाएगा। तो क्या बीएसपी अब मुस्लिम और जाट वोटर को साथ कर सत्ता में आने का रास्ता खोज रही है? मायावती की जाट और मुस्लिम वोटर पर दांव लगाने के पीछे मंशा क्या है? क्या मायावती को लगता है कि वो जाट और मुस्लिम वोटर को साथ लेगी तो सत्ता में दोबारा से वापसी हो जाएगी? इस बार चुनाव में बीएसपी की सरकार बनने पर हर मामले में व हर स्तर पर प्रदेश के अति पिछड़े वर्गों के साथ साथ मुस्लिम एवं जाट समाज के लोगों के भी हित व कल्याण का बीएसपी की यहाँ पूर्व में रही सरकार की तरह ही फिर से पूरा ध्यान रखा जाएगा। क्या मायावती फिर से यूपी में सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि 2012 के बाद से सत्ता में मायावती की वापसी नहीं हो पाई, लेकिन उनकी पार्टी का कैडर वोटर अब भी उनके साथ है, क्योंकि बीएसपी को 2017 में भी 22% से ज्यादा वोट मिला है। इसी सियासी गुणा गणित को लगाकर मायावती जाट और मुस्लिम के साथ दलित वोटर को साथ कर सत्ता में वापसी का फॉर्मूला बनाना चाहती हैं, लेकिन बीजेपी को इस फॉर्मूले पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने सबका साथ सबका विकास का फॉर्मूला अपनाया है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, इस जानकारी इस बात की बता दीजिएगा बहन जी को कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। सबका साथ सबका विकास का संकल्प है, उसे जमीन पर उतार करके दिखा देने का काम किया। वैसे यूपी की सत्ता में 2022 में किसकी वापसी होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन मायावती ने 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बलबूते पर ही उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर अपनी पूरी और दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी सन 2007 की तरह फिर से पूर्ण बहुमत के आधार पर सत्ता में आएगी। इस ऐलान के पीछे मायावती का कैडर वोटर भी है, उसके साथ चुनाव दर चुनाव दलित वोटर साथ रहा। इस भरोसे के साथ ही मायावती एक बार फिर से सत्ता में वापसी के लिए तरह तरह के फॉर्मूले आजमा रही हैं। पहले मायावती ने ब्राह्मणों को साधने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन कराया और अब जाट और मुस्लिम वोटर को साधने के लिए सत्ता में वापसी करने पर भागीदारी का ऐलान कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। दरअसल मायावती जानती हैं कि जब 2017 में बीजेपी के पक्ष में बने चुनावी माहौल के बावजूद उनके पार्टी का कैडर वोटर खिसका नहीं, इसीलिए मायावती ने मुस्लिम और जाट वोटर पर दांव लगाया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर बीएसपी को 2017 में 22% वोट मिले तो यूपी में मुस्लिम वोटर करीब
8% है और जाट वोटर 6 से 8% के करीब हैं। इन्हीं वोटर को साध कर बीएसपी सत्ता में वापसी करना चाहती है। इसके साथ ही मायावती की नजर 20 से 22% दलित वोटर पर भी है। 8 से 10% के करीब ब्राह्मण वोटर हैं। जाट 6 से 8% हैं और मुस्लिम 10% है जिन पर मायावती की नजर है। मायावती को लगता है कि अगर ब्राह्मण, जाट और मुस्लिम वोटर में सेंधमारी करने में उनकी पार्टी कामयाब हो जाती है तो वो दोबारा से सत्ता में वापसी कर सकती है। देवस्थानम बोर्ड भंग, सीएम धामी का मास्टर स्ट्रोक, त्रिवेंद्र सरकार का पलटा फैसला, पूरी हुई तीर्थ पुरोहितों की मांग, पुरोहित लगातार कर रहे थे विरोध। 27 नवंबर 2019 को हुआ था गठन। 30 नवंबर 2021 को बोर्ड भंग का ऐलान। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार ने 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड विधेयक को वापस लेने का फैसला लिया है। दरअसल देवस्थानम बोर्ड एक्ट पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में बना था। इसके बाद 2 साल पहले देवस्थानम बोर्ड की स्थापना की गई थी। ये बोर्ड 4 धामों केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री से जुड़े 51 मंदिरों की देखरेख करता है। पुरोहित इस बोर्ड के गठन का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि इस बोर्ड ने मंदिरों पर उनके परंपरागत अधिकार को खत्म कर दिया है। पिछले दिनों देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों ने, तीर्थ पुरोहितों ने, हक हकूकधारियों ने और जो पंडा समाज के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने सभी से बात करी है। सभी के सुझाव आए हैं, सभी के विचार आए हैं। और इसके साथ साथ मनोहर कांत ध्यानी जी ने जो हमने उनके स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट हमको दे दी है। हमने सारे विचारों पर, सारे पहलुओं पर सारा विचार करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं और आगे चलकर हम सभी से बात करके जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उस पर जो है आगे हम कार्रवाई करेंगे। तो सभी से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं। देवस्थान बोर्ड जो स्थगित किया, भंग किया है, एक अच्छी पहल है और मैं इसके लिए सरकार को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि जब ये आया था देवस्थान बोर्ड बना, तो मैं जो स्वयं में मुख्यमंत्री है, मैंने कहा था कि इस पर पुनर्विचार करेंगे। 51 मंदिर जो सम्मिलित किए हैं उनको मुक्त करेंगे। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा एसटीएफ ने की है बड़ी कार्रवाई। यूपी टेट पेपर लीक में बड़ा एक्शन लिया गया है। दिल्ली से प्रिंटिंग प्रेस का मालिक गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से ये गिरफ्तारी हुई है। राय अनूप प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है। पेपर छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस का ये मालिक है, जिसे अरेस्ट किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी टेट पेपर लीक में ये बड़ा एक्शन पहले से ही प्रदेश सरकार की ओर से कह दिया गया था और अब नोएडा एसटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां से दिल्ली से प्रिंटिंग प्रेस का मालिक, जहां पर छपा था पेपर, उसका मालिक गिरफ्तार किया गया है। और इससे पहले भी 25 से ज्यादा आरोपी अलग अलग जिलों से गिरफ्तार किए गए थे। कमेटी ने लगातार 3 महीने तक काम किया और सारे पहलुओं का अध्ययन करने के बाद पहले उन्होंने एक अंतिम रिपोर्ट हमको सौंपी। उसके बाद 2 दिन पहले अंतिम रिपोर्ट सौंप दी। उसके बाद हमने उसका अध्ययन किया, सभी लोगों की बात की और इस समय में देश काल परिस्थिति के अनुसार सरकार ने निर्णय लिया है कि हम ये अधिनियम वापस लेंगे। मैं इसके लिए सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और निकट भविष्य में हमारे जितने भी मंदिर हैं, जितने 4 धाम हैं, उसकी परिधि में आने वाले हैं, हम सभी लोगों से परामर्श करके और अच्छी व्यवस्था कैसे बने उस पर हमारी सरकार काम करेगी। हमारा हर संभव प्रयास होगा कि निकट भविष्य में, चूँकि उत्तराखंड देवभूमि है
देवभूमि है और देवभूमि आने वाले समय में सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से पूरे विश्व की एक आध्यात्मिक राजधानी और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में, जिसमें सभी हमारे यहाँ के समाज का, संत समाज का, यहाँ की सरकार का, सबका इसमें समन्वय हो और साथ ही में आर्थिकी का भी इसमें विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। और हम 2025 का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विजन हमारे सामने रखा है कि 2025 में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में से एक राज्य हो, श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हम सभी का सहयोग लेकर काम करेंगे। मैं तीर्थ समाज, हमारे पंडा समाज, हमारे हक हकूकधारी, रावल, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद करना चाहता हूं। और जिन्होंने भी अब इस समय में जो आंदोलन किए हैं, आंदोलन में भाग ले रहे हैं, वो सभी अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। मैं आप सबके माध्यम से उन सबसे अनुरोध भी करता हूं। धन्यवाद। नहीं, अभी तो आप पूरी तरह से, चूंकि हमने अधिनियम वापस ले लिया है, तो इसलिए हम सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि जैसे पहले की व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं जारी रहेंगी और आगे निकट भविष्य में हम कोई भी ऐसा अगर इस प्रकार की और व्यवस्थाओं को अच्छा करने के लिए कोई काम करते हैं तो हम सभी के सहयोग से उसको आगे बढ़ाएंगे। 2 साल पहले जब ये विधेयक सदन के पटल पर रखा गया था, तब आपकी पार्टी के लोगों ने और मंत्रियों ने बहुत सुदृढ़ दलीलें दी थी इसके फेवर में। अब ऐसा क्या हो गया 2 साल में कि उसको आपको वापस लेना पड़ा? नहीं, हमने अब एक जना कोई पूछ ले भाई, पहले आप लोग तय कर लीजिए। अरे आप सबका पहले तय कर लीजिए कौन पूछेगा, मैं सबका जवाब दूंगा। नहीं, देश काल परिस्थिति के अनुसार फैसले लिए जाते हैं और हमने सबकी राय करी है, सभी से हमने परामर्श किया है और इस समय में हमको उचित लगा, इसलिए हमने निर्णय लिया है। कांग्रेस वालों को तो स्वागत करना चाहिए कि हमने, वो लगातार कह रहे थे कि वापस लेना चाहिए, तो उनको स्वागत करना चाहिए। नहीं तो फिर इसमें टीका टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब उनको पसंद नहीं आ रहा हमने वापस ले लिया। आप उनसे पूछिए, वो नेताजी से पूछिए कि हर बार वो यही बात करते हैं कि जो भी हम फैसला लेते हैं, हमने कल गन्ने का मूल्य बढ़ाया, उसमें भी उनको अच्छा नहीं लगा। उनको कोई सरकार के काम अच्छे लग ही नहीं सकते क्योंकि वो विपक्ष में है, तो उनको कुछ ना कुछ बोलना है, इसलिए हम भी उनकी बातों को देखकर हंसते रहते हैं। किसी ने आपसे ऑन द रिकॉर्ड कोई बात कही है तो आप मुझे बताइए, मैं उसका जवाब दूंगा। और मैं मुख्य सेवक हूं, मैंने फैसला लिया है।